डीबीटी बेट जेआरएफ क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स, कट ऑफ ट्रेंड्स क्या रहता है, क्या सिलेबस है स्टूडेंट्स, आज इन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है वो आपका एक पीएचडी फेलोशिप के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है, जिसे आप बेट जेआरएफ जो है स्टूडेंट्स वो भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, तो आपका जो फॉर्म है स्टूडेंट्स वो आपका रिलीज आउट हो चुका है। 19th ऑफ मार्च को ये आपका फॉर्म रिलीज आउट हो चुका था और इसकी जो लास्ट डेट है वो है आपका 9th ऑफ अप्रैल, शाम के 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आपके पास जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, यानी कि जो आपका एग्जाम कौन से दिन होने वाला है, वो होगा आपका 17th ऑफ मई को स्टूडेंट्स ये आपका पेपर होने वाला है। ड्यूरेशन आपका पेपर का लगभग 3 घंटे का रहेगा, 180 मिनट्स का आपका ये पेपर का ड्यूरेशन रहेगा स्टूडेंट्स। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो आपका सीबीटी बेस्ड रहेगा। जो पेपर आपका डीबीटी यानी कि बेट जेआरएफ का होगा स्टूडेंट्स, उसकी टाइमिंग है 3 से 6 बजे की। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भाषा में ही रहेगा आपका। इसके बाद हम फीस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप बेट का फॉर्म स्पेसिफिकली भर रहे हैं तो यहाँ आप जनरल कैटेगरी के हैं, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के, तो आपकी जो फीस है वो 1300 रहेगी। अगर आप स्टूडेंट्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं तो आपकी जो फीस है वो आपकी 650 रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको एक स्टेप्स बता रखे किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। कुछ जरूरी बातें आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो आपकी ऑनलाइन फिलिंग होगी स्टूडेंट्स, वो आपको अपनी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर को डाल के आपको ये जो फॉर्म फिलिंग है वो करना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन नंबर उसी में मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो फॉर्म फिलिंग के दौरान आपके पास कुछ चीजें मौजूद होनी चाहिए, जैसे कि आपका जो स्कैन्ड इमेज है स्टूडेंट्स वो होना चाहिए, एक रीसेंट फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के साथ साथ, तो आपके पास अगर आप पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए स्टूडेंट्स, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास सर्टिफिकेट फॉर अपीयरिंग या फिर रिजल्ट अवेटिंग वाला भी मौजूद होना चाहिए, इनकेस आप अभी मास्टर्स कर रहे हैं या फिर आपका भी जो फाइनल ईयर है स्टूडेंट्स वो चल रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो पेमेंट रहेगा वो आपका स्टूडेंट्स नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू भी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं डीबीटी के सभी एस्पिरेंट्स के बारे में, तो यहाँ पर अगर आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आप 2 कैटेगरीज में पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में जरा बात कर लेते हैं कि क्या क्या आपके पास यहाँ पर कैटेगरीज मेंशन रहती हैं स्टूडेंट्स। तो अगर आप डीबीटी का पेपर देते हैं तो आप 2 कैटेगरीज में क्वालिफाई कर सकते हैं, या तो कैटेगरी 1 या फिर कैटेगरी 2। अब कैटेगरी 1 में सेलेक्ट होना ज्यादा बेनिफिशियल है, कैसे स्टूडेंट्स ये समझ लेते हैं। तो जो भी कैटेगरी 1 वाले एस्पिरेंट्स होंगे उनको डीबीटी जेआरएफ की मतलब तरफ से जो फेलोशिप है वो मिल जाएगी, और ये फेलोशिप की मदद से वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें एक्टिवेशन रूल्स, तो आपको जैसे ही आप किसी भी इंस्टीट्यूट में इनरोल कर लेते हैं, आपको पीएचडी का मौका मिल जाता है, तो आपकी फेलोशिप जो है स्टूडेंट्स वो आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। मस्ट रजिस्टर फॉर पीएचडी विद इन 2 years फ्रॉम द अवार्ड लेटर डेट, यानी कि जैसे ही आप पेपर अपना क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके 2 साल के अंतराल में आपको पीएचडी किसी भी इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेनी है। पीएचडी एडमिशन कैंडिडेट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जो है आपको ध्यान रखना है कि ये पीएचडी एडमिशन वाले कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी डेफिनेटली, कि आपको जो इंस्टीट्यूट है वो विद रिस्पेक्ट टू 2 years के स्पैन में आपको ज्वाइन कर लेना है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ आपको एक चीज ध्यान करनी है, दैट इज कि जो फर्स्ट 2 years रहेंगे स्टूडेंट्स, आपके पास जो फर्स्ट 2 years रहेंगे उसमें आपको जो आप कह सकते हैं फेलोशिप अमाउंट है स्टूडेंट्स, वो आपका लगभग 37,000 के अराउंड रहेगा। और जो नेक्स्ट 3 years रहेंगे स्टूडेंट्स, उसमें जो आपका फेलोशिप अमाउंट है वो आपका अपग्रेड हो जाएगा टू एसआरएफ, और ये आपका लगभग 42,000 पर मंथ रहेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आपका 5 years का ड्यूरेशन का हमने बता दिया कि डीबीटी अगर आप कैटेगरी 1 से क्वालिफाई करते हैं तो आपके पास ये 2 बेनिफिट्स रहते हैं, एसआरएफ का और एक आपका जेआरएफ का। जेआरएफ जो कि 2 साल के लिए रहता है, एसआरएफ जो आपका 3 साल के लिए रहता है। इसके बाद अगर आप कैटेगरी 2 से क्वालिफाई करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको नो डायरेक्ट डीबीटी फेलोशिप, कोई डायरेक्ट फेलोशिप नहीं मिलती है। आप डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं किसी भी डीबीटी स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट में, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर आप पीएचडी में भी इनरोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद बस आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि जो फेलोशिप का अमाउंट है वो एज पर टू नेट गेट आपको इक्विवेलेंट के अराउंड मिल सकता है। अगर इसमें एक और कंडीशन ये रहती है कि इंस्टीट्यूट चाहे तो आपका सेपरेटली एक टेस्ट भी कंडक्ट करा सकता है, सो दैट कि वो आपको अपने इंस्टीट्यूट में एडमिशन दे, तो ये भी एक कंडीशन रहती है। बट हाँ, अगर आप फेलोशिप के सोच रहे हैं कि आप फेलोशिप मिल जाए, तो उसके लिए आपको कैटेगरी 1 में क्वालिफाई होना पड़ेगा। कैटेगरी 2 में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप किसी भी प्रोजेक्ट वगैरह में इजीली इनरोल कर सकते हैं।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की पेपर का पैटर्न क्या रहता है, तो यहाँ आपका जो डीबीटी बेट का जो पेपर है स्टूडेंट्स, वो आपका यहाँ पर सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में कंडक्ट होता है। सेक्शन ए में आप देख सकते हैं जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, जो आपकी क्वांटिटेटिव एबिलिटी है, जनरल बायोटेक्नोलॉजी, ये सभी चीजें पूछी जाती हैं। सेक्शन बी में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो ये आपका स्पेसिफिक टू बायोटेक्नोलॉजिकल एरिया रहता है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। अटेम्प्ट आपको 50 ही करने हैं, हर एक सवाल आपका 3 नंबर का होता है, तो सेक्शन ए आपका 150 नंबर का हो जाता है। सेक्शन बी के बारे में अगर हम बात करें तो आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 150 रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि सिर्फ 150 में से 50 क्वेश्चंस ही आपको अटेम्प्ट करने होते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ जो मार्क्स है आपका, हर एक सवाल 3 नंबर का है, तो 150 का आपका ये मार्क्स रहता है स्टूडेंट्स। तो आपका टोटल पेपर जो है वो 300 नंबर का हो जाता है बेट जेआरएफ के लिए। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए अब मैं एक ब्रोशर जो है वो ओपन कर देती हूँ, सो दैट कि आपको थोड़ा सा और कंप्लीट डिटेल्स पता चल जाए। तो ये डीबीटी बेट की तरफ से ब्रोशर निकला हुआ है स्टूडेंट्स। इसमें आप देख सकते हैं कि मेंशन्ड है, काफी चीजें यहाँ पर इसमें मेंशन कर रखी हैं। क्या क्या चीजें हैं जरा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए मेंशन कर रखा है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन बेट एग्जामिनेशन, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड अंडर द कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 ऑफ डीबीटी बेट जेआरएफ प्रोग्राम। यानी कि आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में ही आपको स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट होंगे। अब कैंडिडेट्स जो भी कैटेगरी 1 में सेलेक्ट होंगे विल बी एलिजिबल टू अवेल फेलोशिप एट एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स किसी भी इंस्टीट्यूट में अपनी फेलोशिप जो है उसको आप स्टार्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट के बारे में यहाँ पर बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर, अब जो दो सेकंड कैटेगरी में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो कैंडिडेट सेलेक्टेड अंडर कैटेगरी 2 विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड इन एनी डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट विद फेलोशिप इक्विवेलेंट टू नेट गेट क्वालिफिकेशन एज पर द करंट डीएसटी गाइडलाइंस। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट में इनरोल कर सकते हैं स्टूडेंट्स डीबीटी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट में, और जो फेलोशिप का अमाउंट होगा वो कहीं ना कहीं आपके नेट गेट के बराबर ही होगा। अब इसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ी बात आती है स्टूडेंट्स की आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, तो जरा उसको भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि कैंडिडेट जो भी आपके 4 साल का जिनका जो प्रोग्राम रहा है, यूजी डिग्री का प्रोग्राम रहा है, या फिर वो अपने 8 सेमेस्टर में है, बायोटेक्नोलॉजिकल फील्ड में है, लाइफ साइंसेज में है, या उससे रिलेटेड और भी कोई सब्जेक्ट में है स्टूडेंट्स, यहाँ पर बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपके साथ मेंशन कर रखे हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर अ 4 ईयर एंड 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री, आपको उसके लिए मिनिमम 75% आपका जो मार्क्स है स्टूडेंट्स वो होना चाहिए, और इट शुड बी इक्विवेलेंट ऑन अ ग्रेड पॉइंट वेयर एवर द ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर आप अपने यूजी प्रोग्राम में हैं तो लगभग आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए, उसके बाद आप बेट के लिए स्टूडेंट्स एलिजिबल हो जाते हैं। अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इज इक्विवेलेंट इज गिवन एज पर, अब स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि 5% रिलैक्सेशन जो है वो आपका यहाँ पर दिया जाएगा कुछ चुनिंदा कैंडिडेट्स को। अब यहाँ नेक्स्ट चीज दे रखा है फॉर बीटेक एंड बीई डिग्रीज, यानी कि अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो आपके पास मिनिमम जो मार्क्स होने चाहिए वो लगभग 60% होने चाहिए जनरल कैटेगरीज के लिए, यानी कि आपका मोस्ट ऑफ द जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी लिए, और 55% होने चाहिए अगर आप अन्य जाति वर्ग से बिलोंग करते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि अगर जो कैंडिडेट्स मास्टर्स डिग्री जिनके पास मौजूद है और इक्विवेलेंट डिग्री टू योर मास्टर्स ओनली स्टूडेंट्स, तो उसके लिए आपके पास कितने अंक होने चाहिए, आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं, और 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप एससी एसटी या अदर कैटेगरी से स्टूडेंट्स बिलोंग कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट आप देख सकते हैं अप टू 28 ईयर्स ऑफ एज एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। आपको स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के अगर आप कैंडिडेट हैं, आप 28 साल की उम्र के तक है आपकी जो अपर एज लिमिट है, तो आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं और आपको फेलोशिप मिल जाएगी। तो यहाँ देखो लिखा है एज रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 ईयर्स, यानी कि 33 ईयर्स फॉर एससी एसटी एंड डिफरेंशियली एबल्ड वुमेन कैंडिडेट्स फॉर अप टू 31 ईयर्स फॉर ओबीसी एंड नॉन क्रीमी ईयर्स। तो यहाँ पर ये चीज बता रखा है स्टूडेंट्स की अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है इट शुड बी 28 ईयर्स, और अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 5 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। 33 ईयर्स विल बी द मैक्सिमम एज लिमिट, और अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल को भी स्टूडेंट्स 3 ईयर्स का और रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर डिस्कस करा गया है स्टूडेंट्स आपका जो थोड़ा सा डिटेल में अबाउट द कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2, तो ये चीज तो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस कर ली है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखिए सिलेबस के
बारे में अगर हम बात करें तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारा जो पेपर है वो सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में आपका कंडक्ट होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट ए के बारे में, तो पार्ट ए आपका इसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड आपको पेपर देखने को मिलेगा। रिटन पैराग्राफ इज गिवन फॉर द स्टूडेंट्स टू रीड एंड देन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पैराग्राफ इज आस्क्ड। दे मे बी डेजिग्नेटेड टू टेस्ट नॉन वर्बल रीजनिंग कैपेसिटी, यानी कि स्टूडेंट्स जिस तरीके से आपने अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दिए होंगे तो आपने पढ़ देखा होगा, उसमें जैसे आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है तो इस तरीके से आपका एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में इस तरीके से सवाल पूछा जाएगा। इसके बाद आपका आता है जनरल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आप देख सकते हैं बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कहीं ना कहीं जो हमारा बायोकेमिस्ट्री वाला पार्ट है उससे आपके सवाल पूछे जाएंगे, जैसे रामचंद्रन प्लॉट और ये सब बता रखा है स्टूडेंट्स, जो कि काफी हद तक आपके सीएसआईआर के सिलेबस से भी सिमिलर है। मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी इन एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो, बायोस्टैट्स है, बायोकेमिकल मेथड्स है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो कुछ टेक्निक्स है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, सेंट्रीफ्यूगेशन है, CDIR, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी, फंडामेंटल्स ऑफ एक्सरे, NMR, तो ये कुछ आपको टेक्निक्स दे रखी है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो कहीं ना कहीं पूरा सेल बायोलॉजी के बारे में आपसे बात करी गई है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसके बाद हमारे पास आता है सेलुलर प्रोसेसेस, जिसमें आपका कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाला पार्ट आ जाता है। जैसे आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये पूरा का पूरा, इसके साथ ही आपका जीन एक्सप्रेशन का कंट्रोल, होस्ट पैथोजन इंटरेक्शन, सेल सिग्नलिंग, ये सभी पार्ट इसमें आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इम्यूनोलॉजी भी मेंशन्ड है, जिसमें आपको कंप्लीटली अबाउट द बेसिक्स ऑफ इम्यूनोलॉजी टू योर हाउ द सिग्नलिंग टेक्स प्लेस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, हाइपर सेंसिटिविटी, इम्यून सिस्टम, टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ये सब आपको यहाँ पर डील आउट करना है। इसके बाद यहाँ पर मेंशन्ड है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए, मॉलिक्यूलर क्लोनिंग, जनरेशन ऑफ जीनोमिक्स एंड cDNA लाइब्रेरीज, आइसोलेशन एंड एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस, तो ये सब आपका मेंशन्ड है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स, फाइलोजेनी एंड इवोल्यूशन, जिसमें आपका क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो कि आप यूजुअली भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, जीन कॉन्सेप्ट हो गया, म्यूटेशन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, QTL मैपिंग हो गया स्टूडेंट्स, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, तो ये आपको यह ध्यान रखना है। जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स में आपका इंट्रोडक्शन टू जीनोमिक्स मेंशन्ड है स्टूडेंट्स। इसके अंदर भी आपकी कुछ टेक्निक्स आ जाती हैं, जैसे PCR आ गया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये सब चीजें हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टूडेंट्स, जिसमें आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, लैंडमार्क्स ऑन क्रोमोसोम्स, ये सब आपको दे रखा है। डीएनए माइक्रो एरर टेक्नोलॉजी आपको इसके बाद दे रखी है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आपका प्रोटियोमिक्स दे रखा है स्टूडेंट्स, इसमें आपका कुछ ना कुछ, जैसे कि अगर हम बात करें आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स बाय 2D एनालिसिस मेथड, ये मेंशन्ड है। स्पॉट विजुअलाइजेशन एंड पिकिंग, ट्रिप्टिक डायजेशन ऑफ प्रोटीन, तो बेसिकली कहीं ना कहीं टोटली अराउंड प्रोटीन्स के अराउंड आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो IPR, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है स्टूडेंट्स, डेफिनेटली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द DBT एग्जामिनेशन, बायोसेफ्टी एंड एथिक्स रूल के रिगार्डिंग है। इसके बाद अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो आपके पास पार्ट बी आता है, विच इज स्पेशलाइज्ड ब्रांच्ड इन बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आपका एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी से पूछ लिया जाता है स्टूडेंट्स सवाल। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट तो आपका फिर है टिश्यू कल्चर, ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजीज, बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग है, जीनोमिक्स है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एबायोटिक एंड बायोटिक स्ट्रेस है, बायोडाइवर्सिटी, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो इसी में आप लोगों का और भी डेप्थ में अगर हम जाएं तो एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी है, जिसमें आपका इंट्रोडक्टरी मैथमेटिक्स भी दे रखा है एज अ पार्ट ऑफ द सिलेबस। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर डिटेल में जाएं तो आपका यहाँ पर दे रखा है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी दे रखा है स्टूडेंट्स। और अगर हम देखें तो मरीन बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये आपका पूरा का पूरा इंटायर सिलेबस जो है यहाँ पर आपके सामने मेंशन्ड है। इसका अगर आप लोग को PDF चाहिए तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपके साथ इसका PDF भी शेयर हो जाएगा। अदरवाइज डायरेक्टली आप गूगल पर भी आपको मिल जाएगा। मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी भी स्टूडेंट्स यहाँ पर एक आपका सिलेबस रहता है। तो सिलेबस जो है वो आपका यस मेजरली अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिक फील्ड से है। आपको CSIR नेट का अगर आपने पहले कभी प्रिपरेशन करी है तो वहां से आपको मदद तो मिल जाएगी डेफिनेटली, बट स्टूडेंट्स यहाँ पर मेजर आपका जो कोर रहता है वो आपका बायोटेक वाला पार्ट रहता है। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है स्टूडेंट्स की जो हमारा कट ऑफ ट्रेंड है वो क्या हो सकता है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम फिर अपना कहीं ना कहीं जो पढ़ाई है उसको टारगेट करेंगे या जो मॉक टेस्ट है उसको टारगेट करेंगे। तो चलिए अब आपके साथ में थोड़ा सा कट ऑफ ट्रेंड भी जो है स्टूडेंट्स वो भी डिस्कस कर लेती हूँ।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो डीबीटी बेट के जो कट ऑफ ट्रेंड्स हैं, मैंने कुछ सालों की लिस्ट बना के रखी है स्टूडेंट्स। कैटेगरी 1 का देख लेते हैं। तो कैटेगरी 1 में 300 का आपका टोटल पेपर होता है, 218 जनरल के लिए गई थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 198, ओबीसी के लिए 196, एससी के लिए 173, एसटी के लिए 150 और आपके अदर कैटेगरीज के लिए 151। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए 218 गई थी 2025 में। उससे पहले अगर हम देखें तो 216, फिर 221, 186, 194, 236 भी गई है और 181। तो कहीं ना कहीं अगर हम एक सेफ स्कोर की बात करें स्टूडेंट्स, डीबीटी के लिए अगर आप कैटेगरी 1 को टारगेट कर रहे हैं तो 220 के अराउंड हम एक सेफ स्कोर जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एटलीस्ट इतना जरूर टारगेट करना है अगर आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको देखो सिंपल सी चीज यही है, किसी भी पेपर को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर एटलीस्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। इतना अच्छे से पढ़ लीजिए स्टूडेंट्स कि आपको हर एक सवाल के जो ऑप्शंस हैं वो आपको क्लियरली समझ में आने चाहिए। तो अगर आप इतना भी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप कैटेगरी 1 में बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपके आ सकता है स्टूडेंट्स नेम। नेक्स्ट अगर हम कैटेगरी 2 के बारे में बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो गया था दैट इज वाज योर 212 और ईडब्ल्यूएस के लिए 192, ओबीसी के लिए 190, एससी के लिए 167, एसटी के लिए 144 और अदर कैटेगरीज के लिए 144। अदर अगर हम लोग ईयर की बात करें तो 210, 215, 180 और आपका 118। तो कहीं ना कहीं मैं एक एग्रीगेट अगर लेके चलूँ स्टूडेंट्स तो आपका यहाँ पर जो स्कोर बन रहा है एक एग्रीगेट अगर हम लेके चले तो अगर आप 210 तक की रेंज में लेके आ रहे हैं अपने नंबर तो आप कैटेगरी 2 की तरफ अपना मार्क्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स से ना, एक सेफ स्कोर हम इसको मान सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द पेपर का लेवल। बट यस अगर आप कैटेगरी 1 को टारगेट कर रहे हैं जो कि सभी एस्पिरेंट्स को करना भी चाहिए तो 220 शुड बी योर मिनिमम टारगेट स्टूडेंट्स। इससे ज्यादा ही एक्सपेक्ट करना कि आप इससे ज्यादा ही टारगेट करें अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं तो ये जो एग्जामिनेशन होता है ये आपका जेआरएफ के लिए रहता है, बायोटेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि जैसे कि अभी हमने सिलेबस में देखा कि पूरा कोर्स सिलेबस हमारा बायोटेक के अराउंड ही है स्टूडेंट्स। इससे रिलेटेड सेशंस भी हम लोग अपने चैनल पर बहुत ही जल्द लेके आएंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिलेगी और साथ ही में आप पास्ट ईयर पेपर्स को भी देख पाएंगे और उसको सॉल्व भी कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड दिस वाज ऑल अ कंप्लीट गाइड फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स जो भी इस एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं। वक्त थोड़ा कम है बट यस अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ लेंगे तो बिलीव मी स्टूडेंट्स बहुत हद तक आपको हेल्प प्रीवियस ईयर पेपर से ही मिल जाएगी। तो वो चीज पर आप ज्यादा मेजर फोकस करिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। धन्यवाद।